चेक करना वॉइस। चलिए साथी, माफी चाहता हूँ, एक बार नमस्कार करता हूँ सभी साथियों को। और सभी साथी क्लास से जुड़ेंगे, वॉइस की प्रॉब्लम थी, ठीक है जी। सभी साथी क्लास से जुड़ेंगे, एक बार क्लास को बहुत बहुत शानदार तरीके से समझेंगे। और मैं स्वागत करता हूं टॉपर्स 2025 बैच में। और बहुत बहुत शानदार तरीके से सभी साथी क्लास को समझेंगे। ध्यान रखना साथी, ध्यान रखना साथी, कल आपकी ये चैप्टर की लास्ट क्लास होगी और परसों फॉर्मूला शीट की क्लास होगी। एक बार सभी साथी कमेंट करके बता दीजिए कौन कौन चाहता है कि हाँ सर इस चैप्टर की भी फॉर्मूला शीट की जो क्लास है वो कराई जाए, मतलब इस चैप्टर की भी फॉर्मूला शीट तैयार कराई जाए। एक बार कमेंट करके बताइए सभी साथी, बताएंगे एक बार सभी प्यारे साथी कि हाँ सर इस चैप्टर की भी फॉर्मूला शीट तैयार कराई जाए। अगर आप कहते हो तो भाई कल चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा, परसों संडे में आपकी फॉर्मूला शीट तैयार कराएंगे। मैं खुद लिख लिख करके आपको सारा फॉर्मूला कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। चलिए जल्दी बताएंगे सभी साथी, बहुत शानदार तरीके से सभी साथी बताएंगे जी। कल साथी आपकी क्लास होगी और परसों संडे में शाम 6 बजे ही बिल्कुल सेम टाइम आपकी फॉर्मूला सीट की क्लास होगी और ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। और फिर रक्षाबंधन वाले दिन मैं रहूंगा छुट्टी पर, ठीक। हाँ, लेकिन रक्षाबंधन वाले दिन आपकी सुबह को क्लास होगी, सुबह क्लास होगी, ठीक प्यारे साथी। बात को फील कर लेना, ध्यान से सुन लेना, समझ लेना मेरी बात को। ओके साथी, तो मैं एक बार साथी आपको पहले इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, ठीक है। ध्यान रखना साथी, याद रखना साथी, कल आपकी सैटरडे में, क्या बोलेंगे साथी, कल आपकी इट मीन सैटरडे में, क्या बोलेंगे साथी, कल आपकी इट मीन सैटरडे में, सैटरडे में क्लास होगी, ठीक है। कितने बजे साथी, शाम 6 बजे, ठीक साथी। क्या बोलेंगे जी, शाम 6 बजे, 6 PM, ठीक है जी। कल सैटरडे में भी साथी आपकी क्लास होगी, कब, शाम 6 बजे, ओके। और साथी आपकी संडे में भी क्लास होगी, क्या बोलेंगे माय डियर, आपकी संडे में भी साथी क्लास होगी और वो होगी साथी आपकी 6 बजे, ठीक, बिल्कुल सेम टाइम होगी साथी। कब होगी भाई साहब, बहुत प्यार के साथ सुनना माय डियर, बिल्कुल सेम टाइम होगी 6 PM। कब होगी प्यारे साथी, बिल्कुल सेम टाइम 6 PM, ठीक है। और ये होगी भाई साहब आपकी फॉर्मूला क्लास, फॉर्मूला सीट तैयार कराएंगे इसमें, ठीक है जी। इसमें साथी आपको क्या तैयार कराएंगे जी, इसमें साथी आपको फॉर्मूला सीट तैयार कराएंगे जी, इसमें साथी आपको फॉर्मूला सीट तैयार कराएंगे जी, बहुत शानदार और प्यार के साथ, ठीक। और ये साथी कल आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। कल साथी इस क्लास में हम चैप्टर फिनिश करेंगे, इस क्लास में साथी हम चैप्टर फिनिश करेंगे कल इसको, ठीक है। ध्यान रखना, तो कल सैटरडे में आपकी 6 बजे क्लास होगी, ठीक है, ठीक। ध्यान रखना साथी, कल सैटरडे में आपकी 6 बजे क्लास होगी, इसमें चैप्टर फिनिश करेंगे। और संडे में आपकी 6 बजे क्लास होगी, इसमें फॉर्मूला सीट तैयार करेंगे, ठीक है जी। ओके साथी, तो ध्यान रखने का सभी साथी, हाँ जी। और साथी आपकी वही मंडे टू फ्राइडे आपको पता है क्लास होती है इसकी, मंडे टू सैटरडे आपकी क्लास होती है न्यूमेरिकल की सुबह, ठीक साथी, हाँ जी। तो सुबह को क्लास होगी आपकी, बिल्कुल होगी, 101% होगी, ठीक है साथी, ओके। तो भाई साहब हम बात करेंगे प्यारे साथी बहुत बहुत शानदार तरीके से। देखिए माय डियर, आपको क्या बताया था जी, कल ये कॉन्सेप्ट था जी, ध्यान से सुनिएगा बहुत प्यार के साथ, मैंने कल आपको इस ऑलरेडी पूरा डिटेल में समझाया था, ठीक है। देखिए साथी अब हम बात करेंगे टर्मिनल विभवांतर की, ठीक प्यारे साथी। अब हम किसकी बात करेंगे साथी, हम टर्मिनल विभवांतर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे साथी, सेल का टर्मिनल विभवांतर। हम किसकी बात कर रहे हैं साथी, यहां पर सुनना ध्यान से, ठीक। हाँ साथी, सेल के टर्मिनल विभवांतर की बात करेंगे। अब सुनना, कल साथी मैंने आपको बताया था भाई सेल सहित पूर्ण परिपथ में, भाई मैंने कल आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था, E इज इक्वल टू W/Q। मैंने कल आपको ये बताया था एकांक आवेश, एकांक का मतलब होता है एक, तो एकांक आवेश को सेल सहित पूर्ण परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य ही सेल का वैद्युत वाहक बल कहलाता है। मैंने क्या बताया था, सुनना ध्यान से साथी, कल आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ध्यान रखना। मैंने भाई साहब कल आपको साथी बताया था कि सेल सहित पूर्ण परिपथ में एकांक आवेश को सेल सहित पूर्ण परिपथ में, एकांक आवेश को सेल सहित पूर्ण परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा किया गया कार्य, सेल द्वारा दी गई ऊर्जा सेल का वैद्युत वाहक बल कहलाता है। फिर दोबारा समझिए एक बार बहुत प्यार के साथ,
बल से आप इस बात को मत समझ लेना कि ये फोर्स है, ये आपको भ्रमित करने वाली बात है। क्या करेंगे साथी, ये आपको भ्रमित करने वाली बात है, ये आपको घुमाने वाली बात है। आप बल पर फोकस कर जाएंगे, फोर्स समझेंगे लेकिन फोर्स नहीं। ठीक, अभिषेक प्रजापति भाई पढ़ाएंगे कल, ठीक है। सुनिएगा मेरी बात को, एकांक आवेश को, एकांक का मतलब होता है एक, अगर मैं यूं कहूं जी, एक कूलाम आवेश को सेल सहित पूर्ण परिपथ में प्रवाहित करने में जो सेल द्वारा किया गया कार्य होता है, वही सेल का वैद्युत वाहक बल होता है। एकांक आवेश का मतलब एक। तो मैं आपसे अगर यूं कहूं, ध्यान से सुनना साथी, अगर मैं आपसे यूं कहूं, ठीक साथी, अगर मैं आपसे यूं कहूं जी, एक कूलाम आवेश को सेल सहित पूर्ण परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया जो कार्य है सेल द्वारा, वही सेल का वैद्युत वाहक बल है। ओके सर, आपने कल ये बताया, अब मैं आपसे कहूंगा भाई साहब, वी जो है वो टर्मिनल विभवांतर है और डब्ल्यू अपॉन क्यू है। सर अब जरा इसमें डिफरेंस क्या है भैया, डब्ल्यू अपॉन क्यू, डब्ल्यू अपॉन क्यू, यही ई है और यही वी है। डिफरेंस क्या हुआ फिर आपका, मैं डिफरेंस बता रहा हूं, दो बात पर फोकस करेंगे भाई साहब, यहां पर दो बात पर फोकस करेंगे, v बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। हाँ सर सही बात है। यहां तो सर आपने बोला था, भाई थोड़ी आज तबीयत खराब है, मैं माफी चाहूंगा, मैं आज मैंने नीट की भी क्लास नहीं ले पाया था। सुनना ध्यान से, आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, कल आज मैं आपकी नीट की क्लास भी नहीं ले पाया हूँ, ठीक है। जो नीट वाले बच्चे हैं उनके, अगर मैं यूं कहूँ, नीट का जो बैच है, मैं आज उसमें भी अपनी क्लास नहीं ले पाया, ठीक है, क्योंकि तबीयत खराब थी। बट मैं चाहता हूँ कि आपकी क्लास ले लूँ, क्योंकि मुझे फिलहाल थोड़ी तबीयत ठीक है। सुनना ध्यान से, तो साथ ही E बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू और V बराबर भी डब्ल्यू अपॉन क्यू। ई क्या है आपका, वैद्युत वाहक बल है। पहले इनमें डिफरेंस समझ लीजिएगा, ठीक। इनमें प्यारे साथी आप डिफरेंस समझना बहुत प्यार के साथ, वो भी शानदार तरीके से, वैद्युत वाहक बल है साथी ये। ओके, अब आज से सही साथी मैं कहूंगा जी, सर V क्या है जी, ये भाई साहब V जो है वो है भाई साहब क्या, टर्मिनल विभवांतर। क्या बोलेंगे प्यारे साथी, टर्मिनल विभवांतर। ये क्या है भाई साहब, बहुत प्यार के साथ सुनना साथी, ये है माय डियर आपका टर्मिनल विभवांतर। हाँ जी सर सही बात है, ठीक है। तो अब मेरी बात समझना इस बात को ध्यान से कि सर E बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू है जो कि वैद्युत वाहक बल है, और V बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू है जो कि V क्या है आपका टर्मिनल विभवांतर। सर डिफरेंस क्या है, फॉर्मूले तो सेम है। सर डिफरेंस क्या है, फॉर्मूले तो सेम है। हाँ सर बताता हूं, तो आप क्या काम करेंगे, एक कूलाम आवेश को सेल सहित, देखो ये सेल है, ये बाह्य परिपथ, तो सेल सहित पूर्ण परिपथ में, सेल सहित पूर्ण परिपथ में, सेल सहित पूर्ण परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा जो किया गया कार्य है, वही सेल का वैद्युत वाहक बल है। अच्छा, अब सर यहां की बात अगर मैं यहां पर करूं तो यहां बोलेंगे साथी, सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक, भाई ये इलेक्ट्रोड है, ये भी इलेक्ट्रोड है, ठीक है। जो धनावेशित छड़ होते हैं, वैद्युत अपघट्य में डालते हैं, एक धनावेशित हो जाती है और एक ऋणावेशित हो जाती है। जो धनावेशित होते हैं उसको एनोड बोलते हैं, जो ऋणावेशित होते हैं उसको हम कैथोड बोलते हैं, ठीक है सर। तो भैया ये है जी आपका एक टर्मिनल और ये है आपका दूसरा टर्मिनल, ये धन विभव और ये उच्च मतलब ऋण विभव। हाँ सर, अब हमने साथ ही एक बात फील करी, ध्यान से सुनना जी, ठीक साथ ही ध्यान रखना, बिल्कुल बहुत प्यार के साथ सुंदर तरीके से फील करना। सर सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक, ध्यान सुनना, सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक, लेकिन बाह्य परिपथ में, देखो ये है आपका भीतरी परिपथ, जो अंदर की बात कर रहे हैं, वैद्युत अपघट्य के अंदर की बात कर रहे हैं। यह है बाह्य परिपथ, बाहर वाला परिपथ। ये एक तार को आपने ला करके जोड़ दिया है, ठीक है, एक तार को आपने इस वाले इलेक्ट्रोड से जोड़ा है और एक तार के सिरे को आपने दूसरे वाले इलेक्ट्रोड से जोड़ा। एक तार के सिरे को आपने पहले वाले इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया और तार के दूसरे सिरे को आपने दूसरे इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया। तो साथी अब यहां पर बहुत प्यार के समझना, ध्यान से प्यार के साथ समझना, तो मैं आपसे ये कहूंगा सर ये क्या है जी आपका बाहर वाला, ये है बाह्य परिपथ। तो सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक बाह्य परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने में जो सेल द्वारा किया गया कार्य है, वो है आपका टर्मिनल विभवांतर। बात को फील करना, अब मैं सेल सहित पूर्ण परिपथ की बात नहीं कर रहा, अब मैं केवल बाह्य परिपथ की बात कर रहा हूं। बाह्य परिपथ का ये वाला बाहर वाला, ठीक है। हाँ सर, करंट यहां भी फ्लो हो रहा है, हाँ सर सही बात है, करंट अंदर भी फ्लो हो रहा है, तो इसको हम आंतरिक परिपथ बोल देंगे, इसको हम बाह्य परिपथ बोल देंगे, इसको आंतरिक परिपथ बोल देंगे, इसको बाह्य परिपथ बोल देंगे। ओके साथी, तो लॉजिक साथी इतना बड़े आराम से आपको बड़े प्यार के साथ समझ में आ गया होगा। तो साथी मैं यहाँ पर लिख करके आपको समझा देता हूँ जी, सेल क्या लिखेंगे साथी यहाँ पर मैं यहाँ पर वैसे लिख दूंगा जी, सेल के एकांक आवेश को क्या लिखेंगे साथी यहाँ पर आप,
यहां लिख देंगे साथी एकांक आवेश को, एकांक आवेश को कितना लिख देंगे जी भाई साहब, एकांक आवेश को, एकांक आवेश को सेल के, सेल के एक टर्मिनल से, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक, सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक, सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक। ठीक भाई साहब, माइडर बहुत प्यार के साथ सुनना जी। एकांक आवेश को सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक बाह्य परिपथ में, बाह्य परिपथ में, बाह्य, बाह्य परिपथ में, बाह्य परिपथ में, ठीक है जी। तो याद रखना एकांक आवेश को सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक बाह्य परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा किया गया कार्य, प्रवाहित करने में, भाई कार्य कौन करेगा, सेल तो करेगा। कार्य कौन कर रहा है साथी, कार्य सेल ही तो कर रहा है। तो ध्यान रखना साथी, ठीक, ओके साथी, ध्यान रखना जी। तो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक बाह्य परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा किया गया कार्य, क्या बोल देंगे साथी, सेल द्वारा, सेल द्वारा किया गया कार्य, सेल द्वारा किया गया कार्य, या सेल द्वारा दी गई ऊर्जा, या सेल द्वारा दी गई ऊर्जा, या सेल द्वारा दी गई ऊर्जा, सेल द्वारा दी गई ऊर्जा, दी गई, सेल द्वारा, सेल द्वारा दी गई ऊर्जा सेल का वैद्युत भागबल कहलाता है। सेल का वैद्युत भागबल सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है, टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। ठीक माय डियर, ध्यान रखना, सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को, ठीक है जी, सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं, सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। भैया आप ऐसे इस प्रकार से कुछ लिख सकते हैं जी। ओके, बताओ। तो यहां पर साथी बड़े प्यार के साथ आपने बात फील कर ली है। हम पिछले टॉपिक में बात कर रहे थे सेल सहित पूर्ण परिपथ में, अब मैं यहां पर बात कर रहा हूं जी एकांक आवेश को सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक, लेकिन बाह्य परिपथ में, ठीक है जी, बाह्य परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा जो किया गया कार्य है वही सेल का टर्मिनल विभवांतर है। अभिषेक प्रजापति, आज मेरे स्कूल में फिजिक्स का टेस्ट हुआ और मैं आपसे पढ़ता हूँ। हाँ मुझे पता भैया, क्लास में तो आप मुझसे पढ़ते होगे। तो 20/20 है, थैंक यू सो मच। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो साथी आपको बड़े प्यार के साथ यहाँ तक की बात समझ में आ गई हुई, हाँ जी सर, यहाँ तक की बात समझ में साथी आ गई। इसे साथी हम किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं भाई साहब, इसे साथी हम बी से प्रदर्शित करते हैं। इसको प्यारे साथी हम बी से प्रदर्शित करते हैं जी। साथी इसको हम बी से प्रदर्शित करते हैं, इसको साथी हम बी से प्रदर्शित करते हैं भाई साहब। ओके, इतनी साथी बात बड़े प्यार के साथ आप सभी को मेरी समझ में आ गई होगी। ठीक है सर, अब अगर मैं आपसे यूं कहूं साथी बहुत शानदार तरीके से, इसको हम वी से प्रदर्शित करते हैं। सर वी बराबर क्या होता है सर, W/Q होता है। वी क्या है जी, आपका टर्मिनल विभवांतर। साथी वी क्या है यहाँ पर, आपका टर्मिनल विभवांतर। V बराबर W/Q, ये लॉजिक जरूर समझ लेना। E बराबर भी W/Q होता है और V बराबर भी W/Q होता है, लेकिन V आपका टर्मिनल विभवांतर है और E आपका वैद्युत वाहक बल है। ओके, ये तो साथी आप सभी को बड़े प्यार के साथ भाई साहब समझ में आ गया होगा, बहुत बहुत सुंदर और प्यार के साथ माय डियर, सुंदर तरीके। ओके, अब अगर साथी मैं आपसे ये कह दूं कि भैया इसका मात्रक क्या होगा, सर मात्रक भी इसका वही होगा, वोल्ट पर मीटर। ठीक है जी, जूल पर कूलाम, कितना जी, जूल पर कूलाम। ठीक है जी, जूल पर कूलाम। और इस जूल पर कूलाम को साथी आप क्या लिखेंगे जी, इस जूल पर कूलाम को साथी आप लिखेंगे वोल्ट। भाई साहब बहुत प्यार के साथ सुनना माय डियर, आप इस जूल पर कूलाम को क्या लिखेंगे जी भाई साहब, आप माय डियर इसको लिख देंगे भाई साहब वोल्ट। इतनी साथी बड़े प्यार के साथ आपको मेरी बात समझ में आ गई, साथी लॉजिक समझ में आ गया। हाँ सर सही बात है, ठीक है जी। तो जूल पर कूलाम या साथी हम इसको बोल देंगे जी वोल्ट, इतनी बात तो ठीक है जी। हाँ सर, तो भाई ये आपको डिफरेंस समझना चाहिए, E बराबर W/Q में और V बराबर W/Q में। ठीक है, ओके
चलिए, तो यहाँ तक का साथी लॉजिक समझ में आया सर? एक बार इसकी मात्रक और बीमा भी बता देते हैं जी। विमीय सूत्र हम किसकी बात कर देंगे साथी? यहाँ पर हम विमीय सूत्र की बात और कर देते हैं जी एक बार बहुत प्यार के साथ। मैंने बोला कार्य का मात्रक ml2 t-2 या किसी प्रकार की ऊर्जा हो उसका भी मात्रक ml2 t-2 होता है। बटे में कितना होगा साथी? आपका मात्रक होगा जी आवेश का at। कितना बोलेंगे साथी? at। तो भैया मैं बोल दूंगा जी ml2 और t की पावर भैया माइनस का 3 और a की पावर भाई साहब कितना जी? माइनस का 1। ठीक है, ओके। तो साथी यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया ml2 t-3 a का 1। ठीक, बताओ साथी। गुरुजी मेरे स्कूल के गुरु आप हो सर जी, आपसे ही वो पढ़े हैं। क्या नाम है भैया? क्या नाम है? एक बार कमेंट तो बता दो अपने टीचर का। क्या नाम है भाई साहब आपके टीचर का? एक बार कमेंट तो करके बता दीजिए। ठीक, ओके साथी, बहुत प्यार के साथ समझिएगा। ठीक माय डियर सर, आपकी तबीयत खराब कैसी? हाँ बहुत बढ़िया, इसका भी रीजन बताना पड़ेगा। रीजन ये है क्योंकि मैं रात को 2 या 3 बजे से पहले मुझे नींद नहीं आती है किसी भी तरह से, क्योंकि नोट्स बनाना होता है या मॉडल लिखना पड़ रहा है। ठीक है, मैं आपकी जो बुक तैयार कर रहा हूँ। ठीक, और उसमें मेरा टाइम जाता है। ठीक है, और मैं लिख तो चुका हूँ, मतलब क्रॉस चेक कर रहा हूँ, और जो टाइप हो रहा है उसमें कुछ एरर ना हो इसलिए। जो टाइप होकर के आता है उसमें वर्ड्स का मिस्टेक हो जाती है ये। तो भैया फिर आपकी सुबह 6 बजे क्लास होती है तो मैं 5 बजे उठ जाता हूँ। तो भैया अब 2 या 3 घंटे की नींद हो रही है कि पिछले करीब करीब 1 से 1.5 हफ्ते। अब भाई जब नींद की शॉर्टेज होगी तो किसी ना किसी टाइम पर तो भैया नींद पूरी करनी पड़ेगी, वो पूरी नहीं हो पा रही। ठीक, हाँ जी, तो भैया फिर तबीयत खराब होती है, कोई बात नहीं है लेकिन। ओके प्यार साथी, देखो बहुत प्यार के साथ सुनिएगा माय डियर। अब मैं बात करूंगा जी किसकी? सर सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है? ये साथी मैंने आपको कल भी बताया था। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है साथी? भैया ये मैंने साथी आपको कल भी बताया था कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है। साथी ये मैंने आपको कल भी बताया था कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है। ठीक जी बॉस भाई, हो भी सकता है ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी मेरी एक स्टूडेंट है वो बीएससी फाइनल ईयर अभी इसकी हुई है, वो मेरे से ही पढ़ती है। ठीक है, और वो अपने कॉलेज टॉपर है। ठीक है जी, कॉलेज टॉपर है बीएससी में, और वो ट्यूशन भी फिजिक्स का ही पढ़ाती है, सोचो। ठीक, और ये ऐसे नहीं थोड़े बहुत बच्चे उसके पास, करीब करीब 50 से 60 बच्चे उसके बैच में। ठीक है जी, तो भैया एक एक बैच में बता रहा हूँ। ठीक है, वो फिजिक्स ही पढ़ाती है, और वो मेरे से पढ़ी थी जब 12th क्लास में थी, तब वो उसने टॉप किया था। ठीक है, जब वो मेरे पहले पढ़ी थी तो उसने 12th क्लास में टॉप किया था। ठीक है, फिर उसने बीएससी में टॉप किया, और वो फिजिक्स ही पढ़ाती है। ठीक, ओके, आइए अब देखो साथी, मैं बात करूंगा यहाँ पर, देखिएगा जी साथी, सेल का आंतरिक प्रतिरोध है क्या? भैया हमने प्रतिरोध तो सुना है साथी, हमने प्रतिरोध तो सुना है, लेकिन सेल का आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध पहली बार सुना है जी। इंटरनल रेजिस्टेंस, सुनिएगा अब जरा। और इंटरनल रेजिस्टेंस को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सुनना, ये साथी हमने क्या काम करा था जी? वैद्युत अपघट्य। वैद्युत अपघट्य का मतलब होता है जी क्षारीय विलयन हो या अम्लीय विलयन हो। ठीक है, उसमें भैया अलग अलग दो धातु की क्षण, अलग अलग धातु की दो क्षण ला करके रख देते हैं। तो भैया एक धातु की क्षण धनावेशित हो जाती है और दूसरी ऋणावेशित हो जाती है। इतनी बात तो साथी समझ में आ गई? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अब हम एक चालक तार ला करके भैया उसमें जोड़ देते हैं, इसको हम बाह्य परिपथ बोल देते हैं, इसको हम आंतरिक परिपथ बोल देते हैं। ये सेल के बाहर की बात है, सेल के अंदर की बात है। हाँ सर, अब मैं क्या बोलूंगा जी, यहाँ पर देखो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर करंट फ्लो होता है। सर सही बात है, देखो इस कुंजी को मैं दबाऊंगा तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर करंट फ्लो हो जाता है। हाँ सर सही बात है, लेकिन इस वैद्युत अपघट्य के अंदर भी करंट फ्लो होता है, वो मैंने कल आपको बताया था। किधर से किधर भैया? यहां तो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बाह्य परिपथ में, और आंतरिक परिपथ में देखो ये पूरा ध्यान सुना, सेल का भाई ये बाह्य परिपथ में पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो होता है, और ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ करंट फ्लो होता है, लेकिन सेल के भीतर इस वैद्युत अपघट्य के अंदर। बाह्य परिपथ में तो पॉजिटिव से नेगेटिव, और ये इसके अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर करंट फ्लो होता है। ठीक है जी, ठीक साथी, तो यहां पर बहुत प्यार के साथ आप सभी को मैं बता देता हूं जी। तो यहां पर ठीक साथी, यहां पर भैया नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ करंट फ्लो होता है। हाँ सर,
अब मैंने आपको बताया भाई कोई भी चालक तार है उसमें धारा प्रवाहित होती है तो चालक क्या काम करता है, धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है जिसको हम प्रतिरोध बोलते हैं। लेकिन ऐसे ही साथिया नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ करंट फ्लो होता है और वैद्युत अपघट्य इस धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है जिसको हम बोल देते हैं क्या, आंतरिक प्रतिरोध। ठीक साथी, बहुत प्यार के साथ सुनिएगा माय डियर, सुनना बहुत बहुत प्यार के साथ सुंदर तरीके से जी। ठीक है, देखो सुनना ध्यान से। सर मैं आपको फिर दोबारा बता रहा हूं, दोबारा समझो। बाहर पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर करंट फ्लो होता है, अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ करंट फ्लो होता है। जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो उस धारा के मार्ग में रुकावट पैदा होती है, उसको बोलते हैं प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध। ठीक है, ऐसे ही वैद्युत अपघट्य भी इस धारा के मार्ग में रुकावट पैदा कर रहा है, जो यहां से यहां पर करंट फ्लो रहा ना, याद रखना साथी, ये भी क्या काम करेगा, वैद्युत अपघट्य धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करेगा। तो धारा के मार्ग में रुकावट जो पैदा करेगा उसी को हम बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध। और ये लगा कौन रहा है इस प्रतिरोध को, वैद्युत अपघट्य धारा के मार्ग में लगा रहा है। कौन लगा रहा है, वैद्युत अपघट्य लगा रहा है धारा के मार्ग में। बताओ साथी, इतनी बात तो समझ में आई। ठीक बताओ साथी, इतनी बात तो साथी समझ में आई। बहुत प्यार के साथ सुंदर तरीके से बताएंगे एक बार माय डियर। ओके चलो, तो अब साथी देखो यहाँ पर मैंने ये सारी चीजें लिख दी हैं ताकि आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाए, बहुत जल्दी से प्यार के साथ फील हो सके। देखिए साथी, सेल के भीतर वैद्युत अपघट्य, कहने का मतलब जो घोल है, क्षारीय विलयन या अम्लीय विलयन, हाँ जी सही सही बात है, वो वैद्युत धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है या अवरोध उत्पन्न करता है। ठीक है सर, जो सेल के भीतर वैद्युत अपघट्य है, जो घोल है, वो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। धारा किधर बह रही है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और वो उस वाली धारा के मार्ग में रुकावट पैदा कर रहा है। ठीक है सर, जिसे हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं और साथ ही इसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। सर सही बात है, जो मैंने आपको बात समझाई थी बिल्कुल सेम टू सेम वही है। हाँ सर सही बात है। अच्छा साथी, अब देखो ध्यान सुनना, ये होता भाई साहब सेल को रिप्रेजेंट, देखो सेल को साथी रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस प्रकार से। साथी हम सेल को रिप्रेजेंट करते हैं साथी कुछ इस प्रकार से, बहुत प्यार के साथ सुनना जी। सेल को साथी हम रिप्रेजेंट करते हैं जी कुछ इस प्रकार से। साथी सेल को रिप्रेजेंट करते हैं भाई साहब हम कुछ इस प्रकार से। ओके, और ये क्या है भाई साहब, ये है जी आपका इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध, और इसको हम ऐसे बॉक्स बना करके बंद करके इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं कुछ इस प्रकार से। साथ ही इसको हम सेल के आंतरिक प्रतिरोध को कुछ इस प्रकार से भैया ऐसे बॉक्स बना करके रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पहचान के तौर पर। ठीक है जी, पहचान के तौर पर। ये क्या साथी, सेल का वैद्युत वाहक बल E, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है जी, और ये साथी आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r। तो कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर है। बात बड़े प्यार के साथ मेरी समझ में आ गई होगी आप सभी को। ठीक है, दोबारा समझिएगा। सर ये क्या है जी, ये है भाई साहब सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये है ई क्या है आपका, सेल का वैद्युत वाहक बल। और साथ ही ये क्या है जी, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सेल से जो सेल का नेगेटिव टर्मिनल होता है उसे कनेक्ट करके रखते हैं जी, और स्मॉल आर क्या है आपका, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है सर, अच्छा इसको हम ऐसे बॉक्स बना करके बंद कर देते हैं। ठीक है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो होता है उसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके बताओ साथी। ठीक है जी, भैया जी आप थ्योरी ज्यादा लिखवा रहे हो, मैं परगलेट डेफिनेशन नहीं लिख पाऊंगा क्या भैया, ये परिभाषा ज्यादा है क्या, ए बबुआ ये परिभाषा क्या है, ज्यादा है क्या। ओके साथी, अब सुनिएगा भाई साहब बहुत बहुत प्यार के साथ माय डियर, सुंदर तरीके सुनिएगा जी। ये साथी आपका क्या है जी, सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर। ई क्या है जी, सेल का वैद्युत वाहक बल, और इसको हम बॉक्स में बंद करके इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इतनी बात तो साथी बहुत प्यार के साथ आप सभी को मेरी समझ में आ गई होगी जी। ठीक है साथी, तो सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक की साथी बात करेंगे जी हम यहाँ पर। ओके भाई साहब बहुत प्यार के साथ सुनिएगा जी, सेल का आंतरिक प्रतिरोध या सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। सर कैसे कैसे प्रभावित करते हैं जी, देखो जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है वो किस किस चीज पर निर्भर करता है। ठीक, साथ ही सेल का आंतरिक प्रतिरोध किस किस चीज पर निर्भर करता है, हम डिपेंड करेंगे। देखो पहला पॉइंट समझो मेरी बात को, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। अच्छा, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब साथी
इस स्ट्रक्चर पर पहुंचो, यही तो फील कराएगा आपको। हाँ सर, इस स्ट्रक्चर को पहुंचो। इलेक्ट्रोडों के बीच, ये इलेक्ट्रोड तो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी जितनी ज्यादा होगी आंतरिक प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा, और इनके बीच की दूरी जितनी कम होगी आंतरिक प्रतिरोध उतना कम होगा। ठीक भाई, कॉन्सेप्ट को पढ़ लो। ठीक है, ये 4-5 पॉइंट लिखने में समय जाते, इसलिए मैंने आपको ये डायरेक्ट नोट करवा दी है। ठीक है, बाकी साथ ही मैं आपको पूरा लिख करके पढ़ाऊंगा। वो चीज टाइप हो जाती है कभी कभी, मैं जानबूझ कर कराता हूं, जिसमें लिखने में खामेखा समय जाएगा। जिसको लिखने में खामेखा समय जाएगा, आप इसको समझोगे तो बेटर रहेगा। मैंने बोला क्या कि भैया जो आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है वो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब दूरी जितनी ज्यादा प्रतिरोध उतना ज्यादा, दूरी जितनी कम आंतरिक प्रतिरोध उतना कम, दूरी जितनी ज्यादा आंतरिक प्रतिरोध उतना ज्यादा, दूरी जितनी कम आंतरिक प्रतिरोध उतना कम, क्योंकि अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का कॉन्सेप्ट होता है एक बढ़ा तो दूसरा बढ़ेगा, दूसरा बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा। ठीक है जी, अगर एक की वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरे की वैल्यू बढ़ेगी, और एक की वैल्यू कम हो रही है तो दूसरे की वैल्यू कम होगी। ओके साथी, तो भाई साहब बहुत प्यार के साथ सुनिएगा माय डियर। ठीक है जी, तो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है, इतना तो साथी समझ में आ गया। ठीक है जी, साथी नवंबर के बीच में आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना साथी, नवंबर के मिड में आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। उसके बाद रिवीजन सीरीज स्टार्ट होगी, उसके बाद भैया मिनी मॉडल सीरीज स्टार्ट होगी। ठीक है जी, और उसके बाद साथी आपकी मैराथन भी होंगी भैया। उसके बाद साथी आपकी क्या नाम है, प्राण प्रतिष्ठा भी स्टार्ट होगी, मतलब पेपर वाले दिन। तो भी तो बहुत सारी चीजें हैं आपके लिए। ठीक है, बहुत सारी चीजें सोच रखे, टेंशन ना लीजिए। तो साथ ही मैं लिखूंगा जी, वैद्युत अपघट्य में डूबे इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जो आपने वैद्युत अपघट्य के अंदर इलेक्ट्रोड डुबा रखे हैं, तो डूबे हुए इलेक्ट्रोडों का जो क्षेत्रफल है, ठीक है जी, उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, ध्यान रखना, डूबे हुए इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल जितना ज्यादा आंतरिक प्रतिरोध उतना कम। ठीक है, तो ये रहा। तो ध्यान रखना साथी, मैं लिखूंगा बहुत प्यार के साथ, वैद्युत अपघट्य में डूबे इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अच्छा जी सर, वैद्युत अपघट्य की जो सांद्रता है, ठीक है जी, सांद्रता बढ़ाने पर जो होता है वो आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है। अब ये मत कहना सर सांद्रता वगैरह आप क्या है, या आप ऑलरेडी 11th उसमें केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो। ठीक साथी, बिल्कुल प्यार के साथ मैं फिर दोबारा रिपीट करूंगा जी, वैद्युत अपघट्य की जो सांद्रता है, अगर आप उसको बढ़ाते हैं तो सांद्रता बढ़ाने पर इसका आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। ओके, अब ध्यान रखना साथी, वैद्युत अपघट्य और इलेक्ट्रोडों के प्रकृति पर भी यह निर्भर करता है। ठीक है, तो याद रखना, जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, और ध्यान रखना वैद्युत अपघट्य पर भी निर्भर करता है। मतलब वैद्युत अपघट्य और इलेक्ट्रोडों की प्रकृति क्या है, इस बात पर भी निर्भर करेगा। ठीक, ओके साथी, बिल्कुल ठीक है जी माय डियर, बिल्कुल समझ में आ गया होगा आप सभी को। तो आपको मैं सीधा सीधा बड़े प्यार के साथ बता रहा हूं जी। ठीक है, ठीक माय डियर, तो साथी मैं आपको बहुत प्यार के साथ सीधा सीधा बता रहा हूँ जी, सुंदर तरीके से, बहुत शानदार। नंबर 1, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। दूरी जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, ध्यान सुनना जी, दूरी जितनी ज्यादा होगी प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा, और दूरी जितना कम होगी आंतरिक प्रतिरोध उतना कम होगा। ठीक है सर, अब आपने जो इलेक्ट्रोड डुबा रखे हैं, इलेक्ट्रोड जो डुबा रखे, डूबे हुए इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है जी, वैद्युत अपघट्य की सांद्रता पर भी निर्भर करता है, और याद रखना उसकी प्रकृति पर भी निर्भर करता है। ध्यान रखना जी, मैं रिपीट कर रहा हूं, वैद्युत अपघट्य की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, और इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर भी ये निर्भर करता है। बस प्रभावित करने वाले कारक आपको बताने थे भैया, वो आपने बता दिया है जी सुंदर तरीके से। ये रहा। ठीक है, तो ध्यान रखना, सांद्रता जितनी ज्यादा आंतरिक प्रतिरोध उतना कम। मतलब आप वैद्युत अपघट्य की सांद्रता को बढ़ाओगे तो याद रखना साथी, क्या बोलेंगे जी, सांद्रता बढ़ाएंगे तो भैया आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता चला जाएगा। ये साथी कॉन्सेप्ट है। कुछ जरूरी बात बताते हैं भैया, आपको नोट कराने वाली बात सुनना साथी, कुछ नोट करने वाली बात मैं लिखवा देता हूं जी आपको। ठीक है, उसके बाद समझना आगे का कॉन्सेप्ट। देखिए साथी, स्रोत का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो याद रखना कांस्टेंट नहीं रहता है। जो स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध होता है वो
किस पर, ध्यान सुनना जी, जो स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध है वो नियत नहीं होता, किस बात पर डिपेंड करता है, बल्कि सेलों के उपयोग में लाते रहने पर यह धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, ध्यान रखना, बल्कि सेलों को उपयोग में लाते 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 ये धीरे धीरे बढ़ता है। ओके, प्राथमिक सेलों का आंतरिक प्रतिरोध जो होता है वो द्वितीयक सेलों के आंतरिक प्रतिरोध से अधिक होता है। प्राथमिक सेलों का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो द्वितीयक सेलों के आंतरिक प्रतिरोध से अधिक होता है। ठीक है, और आदर्श सेल के लिए, इसके लिए जी आदर्श, आदर्श का मतलब जैसे एक आज्ञाकारी ना होता, आज्ञाकारी आदर्श व्यक्ति। ठीक है जी, तो आदर्श मतलब एक अच्छे सेल के लिए, आदर्श सेल के लिए जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो क्या होता है जी, शून्य होता है। तो आदर्श सेल के लिए साथी जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, शून्य। ये नोट करने वाली बात है। प्रभावित करने वाले कारक तो साथी मैंने आपको बता दें, ये क्या है भाई साहब, आपको नोट करने वाली बात है जी। क्या है साथी, ये आपको नोट करने वाली बात है ये। ठीक भाई साहब, ध्यान रखना साथी, ये क्या है जी, आपको ये नोट करने वाली बात है। ठीक भाई साहब, ये साथी क्या है जी, नोट करने वाली बात है साथी, ये नोट करने वाली बात है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी नोट। ठीक साथी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साथी कितना जी, नोट। ओके भाई, ये लो जी। ठीक, तो स्रोत का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो नियत नहीं रहता, इस बात को सुनिएगा, नियत नहीं रहता मतलब कांस्टेंट नहीं रहता, बल्कि सेलों को उपयोग में लाते 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 ये धीरे धीरे बढ़ता है। जितना आप सेल को प्रयोग में लाएंगे उतना आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता चला जाएगा। प्राथमिक सेलों का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो द्वितीयक सेलों के आंतरिक प्रतिरोध से ज्यादा होता है। ध्यान सुना, प्राथमिक सेलों का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो द्वितीयक सेल के आंतरिक प्रतिरोध से अधिक होता है। इतनी बात आप सभी को समझ में आई माय डियर, बहुत प्यार के साथ सुनिएगा जी। ठीक, दोबारा समझो, प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध द्वितीयक सेल के आंतरिक प्रतिरोध से अधिक होता है। मतलब मैं आपसे यूं कहूंगी जी, दोनों सेल मतलब प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल, प्राथमिक सेल द्वितीयक सेल, प्राथमिक सेल द्वितीयक सेल, प्राथमिक सेल द्वितीयक सेल, दोनों सेलों का आंतरिक प्रतिरोध अलग अलग होता है। किसका ज्यादा होता है, प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध द्वितीयक सेल के आंतरिक प्रतिरोध से अधिक होता है। पहले बात को फील करो, दोबारा समझो। आपसे पूछा जाएगा क्या प्राथमिक सेल और आंतरिक सेल, ध्यान सुना, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल, क्या दोनों का आंतरिक प्रतिरोध सेम होता है? आप कहोगे सर नहीं, दोनों का आंतरिक प्रतिरोध मतलब आंतरिक प्रतिरोध अलग अलग होता है। प्राथमिक सेल का भी और द्वितीयक सेल का भी, दोनों का आंतरिक प्रतिरोध अलग अलग होता है। ठीक है सर, अब उसके बाद साथी मैं पूछूंगा भैया किसका ज्यादा होता है? आप कहोगे सर प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध द्वितीयक सेल के आंतरिक प्रतिरोध से ज्यादा होता है। ठीक है सर, अगर मैं आपसे कहूं आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है तो साथी आप कहेंगे सर आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है। बताओ भाई सर, बहुत प्यार के साथ साथी, समझ में आ गई होगी मेरी बात आप सभी को। ठीक साथी, और ध्यान रखना साथी, इस चैप्टर की ना कल लास्ट क्लास होगी, कल इस चैप्टर की साथी लास्ट क्लास होगी। आज मेरी तबीयत खराब है, क्लास को थोड़ा छोटा ही रखेंगे। कल आपकी क्लास करीब 2 घंटे की होगी और चैप्टर को पूरा समाप्त कर देंगे धुआंधार लेवल पर बेहतरीन तरीके से। ठीक, कल कमर कसकर आना, कल आपको फील कराएंगे फिजिक्स के बारे में बहुत शानदार शानदार तरीके से, टॉपिक स्ट्रक्चर, और कुछ एक दो टॉपिक ऐसे भी हैं। एक टॉपिक आपका ऐसा भी होगा जो मीटर सेतु नाम से, इस नाम से साथी, मीटर सेतु नाम से। जो मीटर सेतु का जो टॉपिक है, पहले मेरी बात को फील करना, ध्यान सुनना, जो मीटर सेतु का जो टॉपिक है साथी वो आपके सिलेबस से कट गया है, बट आपके प्रैक्टिकल में है वो, इसमें साथी प्रैक्टिकल में। तो कौन कौन चाहता है कि मीटर सेतु को समझाया जाए? अगर आप कह दोगे कि सर इसको कट करवा दो, मत समझाना, तो मैं नहीं समझाऊंगा, बट आप कहोगे सर मीटर सेतु को समझाओ, तो भाई मैं कल मीटर सेतु को समझाऊंगा। एक बार मुझे बता दीजिए कौन कौन चाहता है कि हाँ सर मीटर सेतु को समझा दीजिएगा कल। अगर आप कहते हो सर मीटर सेतु को नहीं समझाना, तो मैं बिल्कुल नहीं समझाऊंगा, बस मुझे एक बार कमेंट करके बता दीजिए, बस बताएंगे एक बार सभी साथी, बताओ साथी। ठीक माइंड बताओ एक बार जल्दी बताएंगे सभी साथी कमेंट करके, हाँ जी, ओके। ठीक साथी, तो भैया कल आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। 2-3 टॉपिक समझाने हैं, जैसे कि किरचॉफ का नियम, ठीक है, किरचॉफ के नियम को समझाना है, वेटस्टोन सेतु समझाना है, मीटर सेतु समझाना है, और सेलों का संयोग, संयोग का मतलब संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, बस ये 4 टॉपिक आपका चैप्टर समाप्त है। ठीक भाई साहब, बिल्कुल ओके साथी। ये साथी आपके
प्रैक्टिकली में होगा और आपको बिल्कुल फील कराऊंगा, ठीक है जी। मीटर सेतु वैसे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट इन्होंने बेवकूफी में काट दिया है, पता नहीं क्यों। ठीक, चलिए, उम्मीद करेंगे साथी आपको टॉपिक बड़े प्यार के साथ समझ में आया होगा। बस इस बात को सुन लेना जी, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, ये बहुत कम बच्चों को पता होता है, और मैं आपसे कह रहा हूं ध्यान रखना, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक भाई साहब, बहुत प्यार के साथ साथी, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है जी उल्टा होना, मतलब एक वैल्यू घटेगी तो एक वैल्यू बढ़ेगी, एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी वैल्यू घटेगी। अनुक्रमानुपाती में होता है एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी वैल्यू बढ़ेगी, एक वैल्यू घटेगी तो दूसरी वैल्यू भी घटेगी। ठीक है, अच्छा, अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती में बच्चों को बहुत डिफरेंस मतलब दिक्कत आती है, उसको समझाता हूं पहले। देखो साथी, मैं बोल देता हूं साथी, सपोज करना भैया आज अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा 101%। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती में। ठीक है जी, ओके, ठीक है, बताओ आज भाई साहब मैं 101% अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती में कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा जी। ठीक है साथी, भाई साहब सुनिएगा जी, माय डियर, बहुत बहुत प्यार के साथ, ठीक है, सुनते चलना भाई साहब, मेरी बात को फील करना यहाँ पर। ठीक है सर, ये ले लो। देखो साथी, मैंने बोला भाई साहब देखो, अब अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का कॉन्सेप्ट फील करना, पहले मैं समझाऊंगा आपको अनुक्रमानुपाती, और 101% में आज के बाद आपको गारंटी देता हूं कि आपको अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती में डिफरेंस खत्म हो जाएगा, मतलब कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी व्युत्क्रमानुपाती में। ठीक है, क्योंकि कल से भाई एक बच्चा लगातार कमेंट कर रहा है, ये मेरा वादा है आपसे कि आज के बाद आपको अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती में कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ठीक है, अब सुनिए साथी, अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है जी आपका समानुपाती। सबसे पहले तो एक बात जान लो, अनुक्रमानुपाती और समानुपाती का मतलब एक ही होता है। ठीक है, एक बात जानेंगे सभी साथी, समानुपाती और अनुक्रमानुपाती का मतलब एक ही होता है। एक भाई बोल रहा सर अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती के साथ साथ समानुपाती भी बता दो, ध्यान रखना, अनुक्रमानुपाती का मतलब ही समानुपाती होता है, समानुपाती का मतलब ही अनुक्रमानुपाती होता है। आज इस बात को भाई फील कर लो, मैं बता रहा हूं अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती का हमेशा के लिए झंझट खत्म कर दूंगा। सर चाचल चंचल बघेल, सर मुझे दिक्कत होती है अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती में। ठीक है, सुनना, तो अनुक्रमानुपाती का मतलब ही सबसे पहले समानुपाती सुन लो, या समानुपाती का मतलब ही अनुक्रमानुपाती होता है, और अनुक्रमानुपाती का मतलब ही समानुपाती होता है। ओके, एक होता है साथी व्युत्क्रमानुपाती। हाँ सर, अब सुनिएगा भाई साहब, मैं ये बोल रहा हूं जी, ये है इनमें से एक तो है, मैं नाम ले लेता हूं कोई से दो बच्चे, हाँ ये मैं ले लेता हूं जी नीसू, क्या बोलेंगे साथी, नीसू। ठीक भाई साहब, ओके, चलो मैं पहले एक काम करता हूँ, फील कराता हूँ आपको। देखो, मैं पहले ले लेता हूँ जी यहाँ पर किसी एक भाई को ले लेता हूँ जी, मैं ले लेता हूँ यहाँ पर विशाल को। एक तो मैंने ले लिया भाई साहब यहाँ पर विशाल, और एक साथी मैंने ले लिया यहाँ पर ब्रजेश, विशाल और ब्रजेश। ब्रजेश की जगह मैं कोई और ले लूँ, चलो मैं ले लेता हूँ जी अवनीश। ठीक है साथी, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ जी अवनीश। ओके, अब देखो भाई साहब यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझना, मैं अनुक्रमानुपाती और समानुपाती का मतलब समझाऊंगा। देखो साथी, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि ये भाई दो दोस्त हैं, फील कर लेना, मैं लास्ट आज आपको 5 मिनट 10 मिनट का समय लेना होगा, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आप क्लियर कर देंगे इस बात को। ठीक है सर, विशाल है ये और ये अवनीश है, ये दो सच्चे दोस्त हैं भाई। ये खुशी के साथ साथ ये समय मतलब खुश है, इसका वेट बढ़ रहा है, और ये वाला इसका जो दोस्त है इसको देख करके भी खुश हो रहा है, मतलब इसकी खुशी से ये खुश है, इसकी खुशी से ये खुश है। ये मोटा हो रहा है तो ये भी मोटा हो रहा है, अगर ये टेंशन में कमजोर हो रहा है तो भैया ये भी उसकी टेंशन में कमजोर हो रहा होगा। सुनो भैया, आप सुनना बहुत प्यार के साथ, मैं बोलूंगा जी विशाल मोटा हो रहा है तो उसको देख करके अवनीश भी खुश हो रहा होगा और मोटा हो रहा होगा। देखो जी, दोनों साथ साथ बढ़ रहे हैं जी, मतलब अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है। अब मैंने बोला सर जी ये भैया टेंशन में आ गया, टेंशन में कमजोर होता जा रहा, तो इसका दोस्त बेचारा ये भी टेंशन में आ गया, ये भी कमजोर होता जाएगा, तो एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी वैल्यू भी घटती जा रही है। ये रहा, हाँ सर, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, और अगर एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। यही होता है अनुक्रमानुपाती और समानुपाती में। ठीक साथी, हाँ जी सर, सही बात है सर। कौन सा वाला कॉन्सेप्ट फील करा अभी आपने, जैसे कि आंतरिक प्रतिरोध दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी आंतरिक प्रतिरोध बढ़ेगा। ठीक है जी, आंतरिक प्रतिरोध और डिस्टेंस मान लेता हूं मैं अपने पास, सपोज करो डी,
तो डिस्टेंस बढ़ी तो आंतरिक प्रतिरोध बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ी तो आंतरिक प्रतिरोध बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ी तो आंतरिक प्रतिरोध बढ़ेगा। और मैं ये बोल दूं, अगर डिस्टेंस कम हुई तो आंतरिक प्रतिरोध कम होगा, डिस्टेंस कम हुई तो आंतरिक प्रतिरोध कम होगा, डिस्टेंस कम हुई तो आंतरिक प्रतिरोध कम होगा। समझ लो, एक के बढ़ने पर दूसरा भी बढ़ रहा है, एक के घटने पर दूसरा भी घट रहा है। ओके साथी, बहुत प्यार के साथ समझ में आई मेरी बात। अब साथी इसका व्युत्क्रमानुपाती का कॉन्सेप्ट कर लेते हैं जी। क्या कर लेते साथी, अब मैं इसके व्युत्क्रमानुपाती का कॉन्सेप्ट कर रहा हूं। चलो, व्युत्क्रमानुपाती में लड़कियां काम आएंगी, ठीक है जी। ये समानुपाती में तो मैंने लड़कों का एग्जाम्पल लिया, व्युत्क्रमानुपाती में लड़कियां काम आएंगी, मुझे पता है, क्योंकि नेचर उनका ही होता है ऐसा, लड़कों का नेचर नहीं होता ऐसा। ठीक है जी, मैं लेता हूँ नीसू और मैं एक ले लेता हूँ मीनाक्षी। ठीक है जी, मैं मीनाक्षी की जगह ले रहा हूँ किसी एक और को। चलो मैं लेता हूँ जी शिवानी, या मैं यूँ कहूँ, चलो मैं यहाँ पर लेता हूँ एक, तो मैं लूंगा नीसू और एक ले लेता हूँ शिवानी। चलो ठीक है जी, ओके साथी, बहुत प्यार के साथ माय डियर, सुंदर तरीके से। ये हो गए भाई साहब शिवानी, ठीक, बहुत बहुत प्यार के साथ। अब सुनिएगा, अगर मैं यूं कहूं कि ये भैया लड़कियां तो एक दूसरे को देख के पहली बात खुश होती ना है, इस बात को सुनना, लड़कियां एक दूसरे को देख करके खुश होती नहीं है। अगर ये टेंशन में है तो ये खुश होगी, जल करके भैया ये खुश होगी, एक दूसरे जलती तो है ही। हाँ, अगर सोचना भाई साहब, अगर ये भाई साहब मेरे प्यारे भाई सुनना बहुत बहुत प्यार के साथ, ये खुश है और ये तरक्की पर है, ये खुशी के साथ मोटी हो रही है, तो ये इसको देख करके भैया जलेगी और ये और कमजोर हो जाएगी। मतलब जितना इसका मान बढ़ रहा था उतना इसका मान कम हो रहा था। ये खुश होकर के अपने आप को, मतलब ये बढ़ रही थी और ये जल करके कम हो रही थी। अब दूसरा समझो, सपोज करो मैं बोल देता हूं जी, अगर ये बढ़ रहा है तो ये जल रही होगी, ठीक है, ये मोटे होने पर होगी तो ये कमजोर होने पर होगी, क्योंकि जल जल कर मरने को तैयार है। तो अगर सोचो भाई साहब, जैसे जैसे ये बढ़ेगी, जैसे जैसे ये बढ़ेगी, ठीक है, वैसे वैसे ये इसको देख करके जलेगी, और जलेगी तो भैया ये कमजोर होती चलेगी, ऐसा समझो। तो ये है साथी व्युत्क्रमानुपाती का। अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर अनुक्रमानुपाती को समझना है तो लड़कों को याद कर लेना, ठीक, और अगर व्युत्क्रमानुपाती को समझना है तो लड़कियों को याद कर लेना, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट फील कर लेना कि भैया एक वैल्यू के बढ़ने पर दूसरी वैल्यू घटती है, या दूसरी वैल्यू के बढ़ने पर एक वैल्यू घटती है, ऐसे समझ लो। ये लड़की और लड़कों का कॉन्सेप्ट समझ में आप सभी को आ गया होगा, ठीक भाई साहब, बहुत प्यार के साथ माय डियर, सुंदर और गजब तरीके से। ठीक है जी, ओके, ठीक, चलिए जी। अच्छा, आप सोचो, एक बार और बता देता हूँ जी बहुत प्यार के साथ। चलो जी, जैसे कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ जी, ओके, मैं यहाँ पर लेता हूँ जी पूजा, और चलो मैं यहाँ पर लेता हूँ जी सपोज करिए खुशबू, ठीक। वैसे यार इन दो की सुंदरताओं को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरी ड्राइंग कमजोर पड़ेगी, चलो मैं इन दोनों को नहीं ले रहा। खुशबू और पूजा की सुंदरता को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। चलिए, तो भैया मैं इसको लाल अब रख कर देता हूँ, ठीक है। तो साथी यहाँ पर आप सभी को बड़े प्यार के साथ समझ में आ गई होगी मेरी बात। यहाँ पर साथी ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चलिए, तो अब साथी यहाँ पर बड़े प्यार के साथ आगे टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे कल, और सुंदर तरीके से आपको टॉपिक समझाएंगे, साथ ही चैप्टर समाप्त हो जाएगा। और ध्यान रखना, परसों आपकी फॉर्मूला सीट तैयार कराएंगे और आपका चैप्टर समाप्त, और राखी वाले दिन यानी कि रक्षाबंधन वाले दिन आपकी रहेगी डे, ठीक। तो मिलते हैं साथी एक प्यार भरी क्लास में, और तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।